if we come to SAS congruence rule और क्राइटेरियन, तो जिस सीक्वेंस में ये लिखा गया है SAS, उसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है। SAS का मतलब हो गया साइड एंगल साइड। सिस्टम क्या है कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स में आपको दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिख रही हैं और उनके साथ में जो बीच वाला एंगल है वो आपको इक्वल दिख रहा है, तो यहां पर हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को फुलफिल कर रहे हैं और दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिस एंगल को इक्वल करने की, वो एंगल क्या होना चाहिए? मिडिल वाला एंगल होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर सपोज कोई दो ट्रायंगल है, किसी भी तरीके के दो ट्रायंगल हैं, जरूरी नहीं कि आइसोसेलेस ही होना चाहिए या इक्विलेटरल ही होना चाहिए। कैसे भी दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं टेढ़े वेढ़े किसी भी सिचुएशन में रखे हो, एंड द फिगर इज नेवर ड्रॉन टू स्केल। कभी भी नापने के लिए नहीं बनाई जाती फिगर, नाप तोल के नहीं बनाई जाती है, ठीक है ना। उसको सिर्फ समझने के लिए बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सपोज अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास PQR। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि दो साइड्स आपस में इक्वल हो रही है, सपोज यहाँ पर दे रखा है कि AB PQ के इक्वल है और आपका ये जो BC है ये QR के इक्वल है। ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये वाली जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंगल है वो मिडिल वाला होना चाहिए। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, इसी सीक्वेंस में आपको क्राइटेरियन अप्लाई करना है। अब बात ये हो रही है कि कोई भी दो साइड्स आपको इक्वल दिख जाए। अब मान लो कि इस वाली साइड की जगह अगर आपको ये वाली साइड भी इक्वल दिख रही होती इसके, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपकी दो साइड्स तो इक्वल हो ही रही हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि कोई भी दो साइड्स आपको इक्वल दिख रही हो और जो दो साइड्स आपको इक्वल दिख रही हैं उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है, हो रहा है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि जो हमारा यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारे, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो कंडीशन है कि जो एंगल है यहाँ पर वो एंगल कैसा होना चाहिए? जो दो साइड्स मेरी इक्वल हैं उनके बीच वाला एंगल यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। ये इस कंडीशन की, इस क्राइटेरियन की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी दो साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल नहीं है तो यहाँ पर SAS नहीं लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसा है और एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कंसीडर किया और हमें जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कुछ ऐसी है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो रहा है। तो ऐसे केस में कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी यहाँ पर।
ध्यान देना कि जो साइड्स इक्वल हो रही हैं करस्पॉन्डिंगली, जो दो साइड्स इक्वल हो रही हैं करस्पॉन्डिंगली, उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखो तो ये एंगल इनके बीच में है, लेकिन ये वाला एंगल बीच में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एस नहीं लगेगा। फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये दो साइड्स हमें इक्वल दिख रही हैं, कोई सी भी दो हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर बच्चा ये बोले कि सर ये वाली साइड इस वाले के इक्वल क्यों हो रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी इक्वल हो सकती है, ठीक है ना। अब पता चला कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो क्या यहाँ पर एस लगेगा? नहीं लगेगा। हालांकि बच्चा ऐसा बोलना चाहे तो ऐसा बोल ही सकता है, ऐसा बोल ही सकता है कि सर ये साइड, ये बीच में एंगल और फिर ये साइड, तो ऐसे नहीं चलेगा सर। बच्चा ऐसे बोले सर ये साइड, इसके बीच में एंगल और फिर ये साइड, ऐसा नहीं चलेगा सर। मिडिल एंगल का मतलब है ये जो दो साइड्स आपकी इक्वल हो रही हैं, इनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि इधर ये वाला एंगल इधर के इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, तभी एस अप्लाई होगा। अब सर इस ट्राइंगल को, नीचे वाले को हम नाम दे देते हैं डी ई एफ, और इधर नाम दे देते हैं एम एन ओ। तो अब आप इसकी जो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स दोनों, इनका आप कॉन्ग्रुएंसी किस तरीके से लिखकर शो करेंगे। मैंने ये भी कहा था कि इनको कॉन्ग्रुएंट सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, चाहे वो किसी भी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हो, अगर एक बार कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो गई तो उसके बाद जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, चाहे उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हो या ना दी हो, वो सब इक्वल हो जाते हैं। जिसको हमने कहा कि सीपीसीटी अप्लाई हो रही है, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पार्ट्स का मतलब आपकी बुक में एंगल और साइड से है, लेकिन मैंने ये कहा कि पार्ट्स का मतलब एंगल और साइड्स के अलावा हाइट, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पेरीमीटर, एरिया, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हालांकि पार्ट्स का मतलब एंगल और साइड से ही होता है, लेकिन इसके अलावा ये चीजें भी इक्वल हो जाएंगी अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे कहीं पर अप्लाई हो रही हैं किसी भी एक क्राइटेरियन पर। अब देखिए सर, नाम कैसे लिखें इस पहली वाली सिचुएशन में। अगर आप ऊपर के दो ट्रायंगल को देख रहे हैं तो नाम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल का नाम किसी भी ऑर्डर में लिख लें। मैंने लिखा ABC। तो अब कॉन्ग्रुएंसी को मैं इधर इक्वालिटी से दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई साइन हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। तो ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के, लेकिन उसका नाम क्या लिखे। तो एक ट्रायंगल का नाम तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, हमने लिख लिया ABC। दूसरे ट्रायंगल का नाम हम लोग क्या लिखें। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम हमको लिखने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर इस AB के करस्पॉन्डेंस में इधर कौन सी साइड है। तो हमें दिख रहा है कि इस AB के करस्पॉन्डेंस में इधर PQ साइड है, यानी कि डेफिनेट सी बात है कि AB के सामने PQ आएगा। अब सर सवाल ये उठता है कि PQ को QP लिख सकते हैं क्या। PQ को QP लिख सकते हैं क्या, क्योंकि PQ और QP एक ही बात है तो दोनों एक ही साइड। मैं PQ लिखूं या QP लिखूं, एक ही साइड है। तो सर ऐसे में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमने पहला वाला ट्रायंगल किस ऑर्डर में लिखा है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे यहाँ पर नाम को लिखने का जो पर्सनल मेथड है वो ये है कि जब मैंने ABC लिखा तो मैं ये देखता हूँ कि मैं इसको किस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ।
मैंने यहां से, इसीलिए देखो ये मैंने इधर साइड्स के ऊपर एक कट, दो कट, और उधर एंगल पर ऐसा वो एंगल वाला साइन बना रखा है जिससे हम इसको इजीली समझ सकें। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हम ए बी सी ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब मैं एक कट वाली साइड से इक्वल एंगल की तरफ जा रहा हूं और फिर दो कट वाली साइड की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं ए बी सी लिख रहा हूं तो। बात समझ में आई? अगर मैं ए बी सी लिख रहा हूं तो मैं ए बी सी को लिखते टाइम क्या कर रहा हूं, मैं एक कट वाली साइड से जो मेरा एंगल इक्वल है उस तरफ जा रहा हूं, फिर उसके बाद में दो कट वाली साइड की तरफ जा रहा हूं। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में मैंने इस ट्रायंगल का नाम एबीसी लिखा है। तो इस दूसरे ट्रायंगल में भी मुझे कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि मैं यहां से पी क्यू लिखूं और फिर अपने इस इक्वल एंगल की तरफ आऊं, और इस इक्वल एंगल से फिर मैं दो कट वाली साइड की तरफ चले जाऊं। तो इसका मतलब मेरा नाम क्या बना यहाँ पर नाम बना पी क्यू आर। समझ में आया? समझ में आया? इसका रेलेवेंस अभी आपको दिखाई देगा। एक बार अगर हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा? तो देखो यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी इस पहली वाली दोनों ट्रायंगल की सिचुएशन में, जो पहली वाली हमारी सिचुएशन है ए बी सी और पी क्यू आर वाली, इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो कुछ ऐसी थी कि ए बी हमारा पी क्यू के बराबर है और एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर है और बी सी हमारा क्यू आर के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी और हमने कहा कि दो साइड्स इक्वल हो रही हैं करस्पॉन्डिंगली और उनके बीच का एंगल इक्वल हो रहा है, मिडिल वाला एंगल इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर एसएएस रूल से, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहे हैं, ठीक है ना। और हमने इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर शो कर दी, ऐसा साइन बना के हम लोग यहाँ पर अपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। ऐसा कुछ टेढ़ा करके एस बनाया जाता है, तो ये आपको मालूम है। अब देखो इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी लग गई, हमने नाम लिख दिया, और ये नाम सही तरीके से लिखना क्यों जरूरी है उसका रेलेवेंस आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंसी हमने अप्लाई कर दी पर उसका बेनिफिट क्या है। उसका बेनिफिट ये है कि हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी साइड ए बी के बारे में, एंगल बी के बारे में पता था, साइड बी सी और क्यू आर के बारे में पता था, लेकिन बाकी साइड का तो हमें पता नहीं था ना। हमें ये तो नहीं पता था ना कि ए सी जो है वो पी आर के बराबर है या नहीं। हमें ये तो नहीं पता था ना कि एंगल ए हमारा एंगल पी के बराबर है या नहीं। हमें ये तो नहीं पता था ना कि एंगल सी हमारा एंगल आर के बराबर है या नहीं। तो एक बार कॉन्ग्रुएंसी लग गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो जिन साइड्स और जिन एंगल के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में भी मुझे पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? ए बी पी क्यू के बराबर था ये मालूम है, लेकिन क्या हमें ए सी और पी आर के बारे में पता है? हमें ए सी और पी आर के बारे में पता नहीं है। लेकिन अब कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होने के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारी जो दो साइड्स हैं ए सी और पी आर, ये क्या हो गई आपस में? इक्वल हो गई। कैसे इक्वल हो गई? क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं, क्या स्टेटमेंट लिख रहे हैं? हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। corresponding parts of congruent triangles are equal। और इसको इन शॉर्ट हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको इन शॉर्ट जो एब्रिविएशन है हमारा, दैट इज सीपीसीटी।
ठीक है ना। तो रीजन जो हम दे रहे हैं वो सीपीसीटी दे रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का क्या मतलब है, जो सेम रिस्पेक्ट में बन रहे होंगे। अब इनका पता कैसे चलता है, इनका पता ये कोई यहां से चलता है, जो ये नाम लिखा है यहां से पता चलता है इसका। इसीलिए इसको सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। कैसे पता चलता है, यहां पर देखो, ये साइड ए बी है। अब इसके करस्पॉन्डेंस में यहाँ पर कौन सी साइड बनेगी, इसके लिए आपको ये फिगर देखने की जरूरत नहीं है। ये फिगर देखने की जरूरत नहीं है आपको। आपने ये नाम लिख लिया, आप बस इस नाम के ऊपर फोकस करेंगे। ये ए बी साइड है और ये ए बी साइड के करस्पॉन्डेंस में यहाँ पर कौन सी साइड आ रही है, देखो पी क्यू। इसी तरीके से ये बी सी साइड है, इस बी सी के करस्पॉन्डेंस में यहाँ कौन सी साइड आ रही है, क्यू आर। ऐसे ही देखो ए सी हमारी साइड हुई और इस ए सी के करस्पॉन्डेंस में कौन सी साइड आ रही है, पी आर। समझ में आया। इस तरीके से हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में पता लगाते हैं। तो यहां पर हम देखो ए सी पी आर के करस्पॉन्डेंस में देख रहे हैं, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी वो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये सीपीसीटी हमेशा काम करेगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर। समझ में आया। अबे जब दोनों फिगर इक्वल है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर एंगल का कैसे पता लगा रहे हैं। अब देखो एंगल ए के करस्पॉन्डेंस में कौन सा एंगल होगा, एंगल पी। ऐसे ही बी के करस्पॉन्डेंस में कौन सा एंगल होगा, एंगल क्यू। ऐसे ही एंगल सी के करस्पॉन्डेंस में कौन सा एंगल होगा, एंगल आर। तो जिनके बारे में मुझे पता नहीं था उनका भी पता हम लोग इस तरीके से, अपना अगर नाम हमने सही लिखा है तो उनके करस्पॉन्डिंगली जो भी हमारे एंगल्स बन रहे हैं, जो भी हमारी साइड्स बन रही हैं, जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनका पता भी हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही अब जो इंफॉर्मेशन रह गई है हमारे पास, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछी होगी वो हम यहाँ से पता लगा लेंगे। तो ऐसे ही देखो, अब हमें एंगल ए और एंगल पी के बारे में पता नहीं था, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ए है वो एंगल ए देखो किसके इक्वल होगा, ए के करस्पॉन्डेंस में क्या बन रहा है, पी बन रहा है। इसी तरीके से एंगल सी के करस्पॉन्डेंस में क्या बन रहा है, एंगल आर बन रहा है। तो सर ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इसका रीजन अगर मेरे को देना पड़ा तो इसका रीजन में क्या दूंगा, सीपीसीटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यहाँ पर है, और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये नोन फैक्ट है, अभी आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब इस सेकंड इंफॉर्मेशन पे अगर आप आए, इस सेकंड ट्रायंगल को मैंने क्यों बनाया है ये आप इसलिए समझोगे क्योंकि अभी जो ऊपर वाले केस में दोनों ट्रायंगल दिए थे वो सेम सीक्वेंस में थे, ठीक है ना। मतलब यहाँ से ये साइड, बीच में एंगल, फिर ये साइड, यहाँ पर ये साइड, बीच में एंगल, फिर ये साइड, दोनों एक ही तरीके से बन रहे थे, टेढ़े मेढ़े नहीं थे। अब यहाँ पर मैंने दूसरी सिचुएशन में ट्रायंगल को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को देखें तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जो डी है वो आपका mn के बराबर है। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन है दैट इज कि EF जो है आपका वो MO के बराबर है। और जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है एंगल के बारे में दैट इज एंगल E इज इक्वल टू एंगल M, है ना। तो अब जब मैंने इसको अपने फिगर पे ये कट लगाकर और ये एंगल पर ऐसा साइन बनाकर रिप्रेजेंट किया मैंने इसे, देखो यहाँ पर ये एक कट मैंने लगाया, ये एक कट मैंने लगाया, ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, और कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरियन यहाँ पे लग रहा होगा उसका पता भी यहाँ पर क्विकली लग जाता है अगर आप फिगर पे इस तरीके से अपनी मार्किंग करके चलते हैं। और ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल दे रखी है, और ये बीच का एंगल आप देखो, जो दो साइड्स इक्वल है
उनके बीच का एंगल यहाँ पर इक्वल हो रहा है। ऐसे समझ लो कि ट्राइंगल को घुमा दिया गया है, एक तरीके से ट्राइंगल को घुमा दिया गया है, टर्न कर दिया गया है। इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन कर सकते हो, ट्राइंगल्स को घुमा दिया गया है। अगर इस ट्राइंगल को, जो दूसरा वाला ट्राइंगल, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, इस तरीके से फ्लिप करूं कि ये वाला एंगल यहां पर बनने लगे, इसको ऐसे फ्लिप कर दूं, इस तरीके से फ्लिप करूं कि ये वाला एंगल यहां बनने लगे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी उसी सेम सिचुएशन में आ जाएंगे जैसे यहाँ पर ये बन रहे थे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं ऐसे फ्लिप कर करके देखता रहूंगा, क्या मैं ऐसे बार बार सब करता रहूंगा, या इसको पढ़ता रहूंगा कि क्या लिखा है यहाँ पर। तो सर आप ये अपनी दी हुई इंफॉर्मेशन को, जो भी वहां पर सिचुएशन होगी, ट्राइंगल बनाकर ऐसे मार्किंग कर लें कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड आपकी इसके इक्वल है, और वैसे ही ये वाली साइड, आप ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल है। तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि यहाँ पर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा। तो जैसे ही आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर ऐसे सप्लाई हो रही है, तो फिर आपको ट्राइंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनका आपको नाम लिखना पड़ेगा, उनकी कॉन्ग्रुएंसी आपको शो करनी पड़ेगी। वो आप कैसे शो करोगे? नाम लिख के शो करोगे कि ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने आपको कहा जब आप नाम लिखेंगे तो बहुत ही ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने ये गलत लिखा है तो आप सीपीसीटी कभी भी अप्लाई नहीं कर पाओगे सही तरीके से। कई बार तो बुक में क्वेश्चन में ही दे रखा होता है कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो फिर ऐसे केस में हम ज्यादा सोचते ही नहीं है, जो नाम क्वेश्चन में लिखा होता है वही उठा के हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो सही ही दे रखा होगा ना, तो वही हम उठा के कॉपी कर लेते हैं और हम सीधा सीधा उसी को चिपका कर अपना फटाफट सीपीसीटी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर किसी केस में नहीं दिया है तो आप कैसे लिखोगे, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर मैंने आपको कहा कि एक ट्राइंगल का नाम तो आप किसी भी ऑर्डर में अपने मन से रख लो। तो आपने यहाँ पर डी ई एफ ऐसे दिखा दिया, ठीक है। पहले ट्राइंगल का नाम आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, एफ लिख लो, एफ ई डी लिख लो, ई एफ डी लिख लो, जो मन में आए वो लिख लो, लेकिन दूसरे का नाम आपको पहले को देखकर लिखना है। अब देखो हम इसको कैसे समझेंगे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मैं कैसे इसको करता हूँ, वैसे ही आप यहाँ पर इसको समझ लें कि बहुत इजी हो जाएगा, आपकी फिंगर्स पे आ जाएगा। जब आपने डी एफ लिखा तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? देखो यहाँ से स्टार्ट किया आपने डी, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इस एक साइड वाली, एक कट वाली साइड को कवर कर रहे हैं डी, फिर आपका ये बीच का एंगल आ गया यहाँ पर ई, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप ये दो कट वाली साइड की तरफ जा रहे हो। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा अगर हम ट्रिक यूज करते हैं तो हम इजिली लिख पाएंगे ट्राइंगल का नाम वहां पर कॉन्ग्रुएंसी दिखाते टाइम। तो ऐसे केस में बड़ा सिंपल प्रोसीजर यहाँ पर बन जाता है। क्या सिंपल प्रोसीजर बन जाता है? आपने देखो डी एफ लिखा है, मतलब आप इस एक कट वाली साइड से एंगल की तरफ गए और फिर एंगल से आप दो कट वाली साइड की तरफ आ गए। तो यहाँ पर हम इस दूसरे ट्राइंगल के केस में नाम किस तरीके से लिखें? तो पहले हम इस एक कट वाली साइड से जो एंगल इक्वल है उस तरफ जाएंगे, और फिर हम इस दो कट वाली साइड की तरफ आ जाएंगे। समझ में आया? मतलब पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक कट वाली साइड से इस इक्वल एंगल की तरफ जाएंगे, और फिर यहाँ से इस दो कट वाली साइड की तरफ आ जाएंगे। तो इससे आपका देखो नाम क्या बना, इससे आपका नाम यहाँ पर बनेगा एम एन ओ। समझ में आया? सॉरी, एन एम ओ। तो इस तरीके से आप इजिली अपना नाम ट्राइंगल्स का सही तरीके से लिख सकते हो। क्लियर हुआ? और ये टेक्निक हम पूरे के पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो जहां पर हमने डी ई एफ लिखा है, उस डी ई एफ के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन एम ओ लिखेंगे। अब सीधा सीधा एकदम ट्राइंगल तो नहीं दे रखा था,
इसीलिए हमने इसको वो वाली ट्रिक से देख लिया कि हम किस सीक्वेंस में नाम लिख रहे हैं। पहले हम एक कट वाली साइड से इक्वल एंगल की तरफ जा रहे हैं और फिर उसके बाद दो कट वाली साइड की तरफ आ रहे हैं। तो एक कट वाली साइड से इक्वल एंगल की तरफ और फिर दो साइड, यानी कि NMO ऐसा सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो एक बार हमने ये नाम लिख लिया, कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी इस तरीके से, तो उसके पीछे जो रीजन है वो हम जरूर लिखेंगे कि साहब ये ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहे हैं। एंड वंस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर रिटन बाय देयर नेम्स, तो उसके बाद फिर जो इंफॉर्मेशन जरूरी है या क्वेश्चन में पूछी गई है वो हमें अवेलेबल हो जाती है। मतलब इसके बाद हम सिंपली ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तीसरी साइड जिसके बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब जो DF है मेरा, वो DF मेरा NO के इक्वल हो जाता है। अब सर ये कैसे पता चल रहा है कि जो DF है वो NO के इक्वल हो रहा है? तो आप ये देखो तो इस तीसरी साइड DF के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपने अगर ये नाम सही तरीके से लिखा है तो आप बड़ा इजीली सोच सकते हैं कि इस DF के करस्पॉन्डेंस में यहाँ कौन सी साइड इक्वल हो रही है? NO। समझ में आया? इस DF के करस्पॉन्डेंस में कौन सी साइड इक्वल हो रही है? NO। ठीक है भाई लोगों, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कैसे लिख रहा हूं मैं ये? ऐसे ही आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। DE के करस्पॉन्डेंस में NM बन रहा है और देखो DE और NM इक्वल है। अब बोलो सर NM को तो MN लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइड्स को आप इक्वल किसी भी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी आपको उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में लिखनी है कि जिससे सारी साइड्स और सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंगली लिखे जाए। समझ में आया? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। जब तक हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सीक्वेंस सही होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? समझ में आया? दोनों को समझ में आया? अभी देखो, जिसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, देखो एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। एंगल F किसके इक्वल होगा? फटाफट देखकर बताओ, एंगल F किसके इक्वल होगा? एंगल O के इक्वल होगा। और ऐसे ही एंगल E किसके इक्वल होगा? एंगल E हमारा एंगल M के इक्वल होगा। कैसे पता लग रहा है? यहां से देखो, E के करस्पॉन्डेंस में M है और F के करस्पॉन्डेंस में O है या नहीं? ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग अपना जो भी साइड है करस्पॉन्डिंग उसका पता लगा सकते हैं, जो भी एंगल है करस्पॉन्डिंग उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन ये तभी लगा पाऊंगा जब मैंने नाम सही तरीके से लिखा होगा। क्लियर हुआ? तो ये है सर हमारी SAS रूल का क्राइटेरियन। अब हम अपने बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स को कवर करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना है। अब सर बहुत इजी है, आपको एग्जाम्पल 1 में एक फिगर दे रखी है, मैं बना देता हूं उसको। कुछ इस तरीके से फिगर आपको दे रखी है बुक में। अब कई जगह पर हमें पकी पकाई खीर नहीं मिलेगी, हाँ थोड़ा हमें अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B और ये बीच में हो गया हमारा O। ठीक है,
अब उसने ये दे रखा है कि जो OA है जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसे पहले हम उसे लिख लेंगे OA इज इक्वल टू OB और हमें क्या दे रखा है और हमें दे रखा है OD इज इक्वल टू OC और हमें क्या दे रखा है बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है जो हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी सी है। तो पहले हमें जो भी दे रखा होगा उसे हम गिवन करके लिख देंगे। ठीक है देखिए उसको लिखना अभी भी है बाद में भी है क्योंकि उसका यूज तो हम करेंगे ही करेंगे तो उसको हम पहले ही चिपका देंगे सबसे पहले। और इसीलिए टीचर कहते हैं कि कुछ ना समझ में आए तो गिवन विवन तो लिख ही आना आधा नंबर मिल जाएगा फिगर बना के। हालांकि गिवन लिखने का कोई नंबर नहीं होता है लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं आगे तो इसलिए थोड़ा बहुत हमको कंसिडर कर लेते हैं टीचर की आधा नंबर दे दो बच्चे को चलो इसने कुछ तो लिखा ही है ना। या बच्चे जो बिल्कुल ही फेल हो रहे थे बाउंड्री लाइन पे उनको पास करने के लिए कहीं नंबर तो देना ही पड़ता है आधा एक नंबर तो कुछ लिखा होगा तो नंबर देगा ना टीचर। तो इसीलिए टीचर कहते हैं अगर पास नहीं हो पा रहे हो तो गिवन गिवन लिख दो तुम्हारा भला हो जाएगा। पर हमारा प्रोसीजर कैसे चलेगा हम सबसे पहले ये गिवन लिखेंगे उसके बाद जो साइड्स इक्वल दिए उनको मार्क करेंगे। देखो OA इक्वल दिया है किसके OB के फिगर बनाया ऐसे मार्क करना है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। और OD इक्वल है OC के। अब ये एक कट और दो कट इसलिए लगाए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन सी साइड किसके इक्वल है। अब डेफिनेट सी बात है कि दो साइड्स इक्वल हो रही हैं और हमने खाली SAS पढ़ा है अभी SAS अप्लाई होगा तो कैसे अप्लाई होगा। अगर और कॉन्ग्रुएंसी भी आई होती तो हमें सोचना पड़ता कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है लेकिन अभी तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि SAS अप्लाई कर रहे हैं तो ये बीच के एंगल को मेरे को इक्वल दिखाना पड़ेगा लेकिन ये बीच का एंगल तो मुझे इक्वल दे ही नहीं रखा है। तो आप सर अब अपना दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा एंगल COB होगा वो हमारे एंगल AOD के बराबर होगा और उसका रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब वो रूल्स जो हमने पहले पढ़े हैं लाइंस एंड एंगल्स में वो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा साइड एंगल साइड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब साइड एंगल साइड हमने एक बार अप्लाई कर लिया आप देखो दो साइड इक्वल हो रही है और उनके बीच का एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग साफ साफ इनका नाम लिख सकते हैं। क्या नाम लिखेंगे हम लिखेंगे ट्राइंगल BOC। अब एक ट्राइंगल का नाम तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो लेकिन इसका फायदा भी आप ले सकते हो। देखो एग्जांपल 1 में ऑलरेडी उसने कह रखा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो और उसका नाम ऑलरेडी दे रखा है हमें तो हम वही छाप देंगे सीधा। तो AOD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BOC ये हमें बुक में दे रखा है तो अब हम सीधा इसको छाप देंगे और यहाँ पर इसको लिख देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है कॉन्ग्रुएंसी का साइन बना देना वहां पर और आगे लिख दो प्रूफ। और प्रूफ लिखने से पहले आपको ये रूल जरूर दिखाना पड़ेगा कि आपने किस रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो हमारा जो रूल यहाँ पर काम कर रहा है वो SAS का रूल है ठीक है ना। तो बाय SAS हमने इसको कॉन्ग्रुएंट बोला और ये सर प्रूफ हो गया हमारा ये प्रूफ हो गया बस इतनी सी बात है खेल खत्म। अब सर उसने ये कहा है कि आप AD लाइन को BC के पैरेलल भी प्रूफ करें। और क्या प्रूफ करना है हमको हमें दिखाना है AD is parallel with BC। AD और BC पैरेलल है ये दिखाना है हमको। तो सर आपको अच्छे से मालूम है कि पैरेलल लाइंस प्रूफ करने के लिए हमको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी काम करती दिखाई देनी चाहिए। तो अब उसका पता देखो कैसे चलेगा जब हमें ये समझ में आ गया कि
AOD BOC के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एंगल हमारा C है, ये एंगल C हमारा एंगल D के बराबर हो जाता है। अभी तक एंगल C और एंगल D के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होने के बाद हमारे को एंगल C और एंगल D इक्वल दिख गए, और इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं, CPCT। और एंगल C और एंगल D हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस ऑल्टरनेट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या पेयर ऑफ इज इक्वल, hence AD is parallel with BC। क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ हम लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी का, और ये बहुत जरूरी है, आपको आनी चाहिए, 10th में भी इसका काफी हद तक यूज होता है। तो यहाँ तक कोई फाइट है तो बताइए, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 दिन में हम फिर ऑफलाइन भी स्टार्ट करें। बोलो बेटा, कोई फाइट है यहाँ तक? नहीं सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।